चैप्टर जो आज शुरू करने जा रहे हैं बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 साल से आउट ऑफ कोर्स था, आउट ऑफ सिलेबस था, 3 साल बाद दोबारा आ गया है सिलेबस में। तुम्हारा पहले जो था, पहले ऐसे ऐसे हुआ, कैसे कैसे चेंजेस हुआ बेटा हमें पता होना चाहिए। 10th में जब मैं पढ़ता था तो आता था पूरी बुक आती थी बोर्ड एग्जाम्स में। उसके बाद अभी 3-4 साल पहले ऐसा हुआ, लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारी चीज़ें हटा दी सिलेबस से, 4-5 चैप्टर कम कर दिए, 5-6। उसके बाद आया थोड़ा थोड़ा सा, फिर आया पिछले साल वाला लॉकडाउन, आ भी सकता था नहीं भी आ सकता था, तो फिर एक और स्ट्रैटेजी बनाई गवर्नमेंट ने कि आधा जो है ऑब्जेक्टिव ले लो टर्म 1 में, क्योंकि अगर लॉकडाउन पड़ा हुआ तो फिर घर से बैठ के कम से कम ऑब्जेक्टिव वाला तो दे सकते हैं टेस्ट में, और आधा लिया उनका सब्जेक्टिव का। और इस साल जो है दोबारा आ गया है बेटा पहले की तरह कि तुम्हारा जो आएगा बोर्ड एग्जाम्स में वो आएगा फुल सिलेबस। तो इस बार आधा अधूरे के चक्कर में नहीं रहो। अब सोचो अगर पूरी बुक आना है और तुम्हें एग्जाम्स में बैठना है तो इसके लिए यूनिट टेस्ट को सोचो हलवा है। द रीज़न बीइंग क्योंकि 2 चैप्टर, 1 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर एज कंपेयर टू 15 चैप्टर, 16 चैप्टर, ईजी तो है। तो इजी में नंबर कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, आप अच्छा स्कोर करोगे, तो वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी और वो है कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस आपका हेल्प करेगा कि आप बोर्ड एग्जाम्स में कितने नंबर लोगे। बुक नहीं डिसाइड करेगी, एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। एनसीईआरटी अगर आपको आता है तो आप उन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे, दैट्स इट। इतनी हेल्प करेगा एनसीईआरटी आपकी, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी इज मस्ट। अब बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जितने भी एक्टिविटीज़ है बेटा एनिमल्स की, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करता है। ओके, तो सिस्टमैटिक वर्किंग करे अलग अलग ऑर्गन्स ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? एक प्रॉपर रिस्पॉन्स स्टिमुलस को जो मिलता है उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन होता क्या है कि हमारे हाथ पैर सही सलामत रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गरम कुकर है, एक बच्चा होगा जाके क्या करेगा? कुकर टच करेगा, हटा लेगा हाथ, इसका मतलब उसका रिस्पॉन्स सिस्टम ठीक है। एक कोई है जाके पकड़ा ही हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, हाथ जल जाएगा बेटा। तो हमारा नर्वस सिस्टम सही से काम करे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या एक्चुअल में? देखो, सेंसरी नर्व्स है हमारी पूरी बॉडी में, तो सेंसरी नर्व्स सेंस किया, क्या सेंस किया मेरे सेंसरी नर्व्स ने कि गर्मी है, तो गर्म है, उसने जाके किसको बताया? मोटर न्यूरॉन को। तो मोटर न्यूरॉन ने फिर मैसेज पास ऑन किया और फिर मसल्स को बोला हाथ के कि भाई जल जाओगे, और सब पतले पतले से हैं मेरे मसल्स, इकट्ठे हो जाओ। तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए जब हमारा उंगली जलेगी तो देखोगे टच करके तो वो सख्त हो जाता है। वो सख्त कैसे हो गया? वो एक्यूमुलेट हो गया सारा टिश्यू, और उसको किसने बोला था? मोटर न्यूरॉन ने बोला था कि इकट्ठे हो जाओ ताकि जलोगे नहीं जल्दी। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं प्लांट्स में। सबसे पहले प्लांट्स के बारे में ही है इस चैप्टर में, उसके बाद हम पहुंचेंगे एनिमल्स की तरफ। तो सबसे पहले प्लांट जो है बेटा मूवमेंट शो करते हैं, उनके वेरियस बॉडी ग्रोथ जो होता है या बॉडी का पार्ट्स उनका ग्रोथ होता है। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट किसकी वजह से होता है? स्टिमुलाई, जैसे कि ग्रेविटी के कारण भी हो सकता है, वाटर के कारण भी हो सकता है, सनलाइट के कारण भी हो सकता है, केमिकल के द्वारा भी हो सकता है, और टच करने से भी मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है कंट्रोल का और कोऑर्डिनेशन का प्लांट में बेटा, ये परफॉर्म करता है कुछ केमिकल सब्सटेंस, और इन्हीं केमिकल सब्सटेंस को कहा जाता है प्लांट हार्मोन। और उसके बाद तुम्हारे सिलेबस में कितने तरह के हैं बेटा प्लांट हार्मोन? 4 टाइप्स के हैं प्लांट हार्मोन, और 5वां जो है वो हार्मोन नहीं है, वो एक केमिकल है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेटा याद रखो, प्लांट हार्मोन या जिसको फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में बेटा प्लांट हार्मोन द्वारा जो होता है, तो प्लांट हार्मोन कोऑर्डिनेट करता है प्लांट्स में होने वाली सारी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो कंट्रोल करना या प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन्स को और क्या कहा जाता है? ग्रोथ हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो 4 मेजर टाइप्स है हार्मोन्स के, कहीं पे लिख लेना बड़ा क्वेश्चन कॉपी में शॉर्ट में। सबसे पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें पता होना चाहिए? प्लांट हार्मोन।
प्लांट हार्मोन देयर आर 4 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स है बेटा? फर्स्ट है ऑक्सिन्स, नाम लिखते रहो याद हो जाएगा। फर्स्ट है ऑक्सिन्स, सेकंड है गिबरलिंस, थर्ड है साइटोकिनिन्स एंड फोर्थ है एब्सिसिक एसिड, जिसको और क्या कहा जाता है बेटा? ABA। तो अगर ABA कोई टीचर बोल रहे हैं तो भी आप नहीं डरोगे। ABA है क्या चीज? एब्सिसिक एसिड ही है। कैसे आता है इस बोर्ड एग्जाम्स में? इन सभी का फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें फंक्शन याद है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो बता दोगे कि इस फंक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फिर तो इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू। तो उसी के लिए ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकिनिन बेटा ये प्लांट हार्मोन्स जो है ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और जबकि जो एब्सिसिक एसिड है बेटा वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। तो कहीं पे सेक्शन बना के लिख लो, अगर ग्रोथ के बारे में बात हो रही है तो ग्रोथ के बारे में अगर बात होगी तो बेटा ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकिनिन ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है। ये तीनों के नाम के आगे डैश करके लिख लो, इनको क्या बोला जाता है? ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, या फिर ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और अगर कोई पूछ रहा है एब्सिसिक एसिड क्या करता है, तो एब्सिसिक एसिड को क्या लिखोगे? ये इनहिबिट करता है बेटा, मतलब रोकता है, प्लांट की हाइट को नहीं बढ़ने देता। देखा होगा रोज गार्डन में फेस्टिवल लगता है, छोटे छोटे से आम के पेड़ होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर आम लगे होते हैं। छोटे छोटे से ऑरेंज के पेड़ होगा, बहुत सारे ऑरेंजेस लगे रहेंगे, क्योंकि पेड़ की हाइट ही नहीं बढ़ने थी। तो उसमें 100% कौन सा इंजेक्शन दिया होगा? एब्सिसिक एसिड का दिया होगा। तो अगर कोई बोलेगा ग्रोथ इनहिबिटर कौन है, तो क्या बताओगे? एब्सिसिक एसिड। ये प्लांट हार्मोन है बेटा जो रोकता है, किसको रोकता है? ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, अब हम एक एक करके बेटा सभी के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं ऑक्सिन्स के बारे में। ये ऑक्सिन्स का काम क्या होता है? तो ऑक्सिन्स बेटा ये प्रमोट करता है सेल को एनलार्जमेंट, सेल को बड़े बड़े होने में हेल्प करता है, और सेल का डिफ्रेंशिएशन जो प्लांट्स में होता है। तो ये 2 फंक्शन है ऑक्सिन्स के। ये पहला कौन सा है? प्रमोट करता है सेल का एनलार्जमेंट, सेल बड़े होते हैं। और दूसरा क्या है बेटा? प्रमोट करता है फ्रूट के ग्रोथ को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट आए प्लांट में। छोटे से ही प्लांट रहे मेरा, पर उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हो जाए। तो ये दोनों चीज़ों को प्रमोट कौन करेगा? ऑक्सिन। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट लिख लो फंक्शन ऑफ जिबरलिन। तो फंक्शन ऑफ जिबरलिन जो है बेटा, पहला ये प्रमोट करेगा ग्रोथ इन फ्रूट्स, और दूसरा हेल्प करेगा इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है बेटा? अगर तुम मटर लेके जा रहे हो कच्चा बीज खेतों में या अपने गमलों में डालने, ताकि तुम चाहते हो कि एक नया मटर का प्लांट उगे, तो क्या उगेगा? उगेगा। पर अब मेरा दिल किया मैं मटर पनीर खाऊं, मैं मटर पनीर खाया बेटा घर जाके, लेकिन मुझे ख्याल आया यार खाने से अच्छा है, अभी महंगाई बढ़ने वाली है सब्जियों की, एक काम करता हूँ, एक मटर को धो धा लेता हूँ, जाके गमले में लगा लेता हूँ, एक नया प्लांट उगेगा। तो क्या तुम मुझे बताओ, क्या प्लांट उगेगा? बताओ हाँ कि ना? ना ना, क्योंकि वो डॉर्मेंट हो चुका है, मर चुका है बेचारा, उसके अंदर सारे सेल्स मैंने गर्म करके बॉयल करके मार चुका हूँ, तो उससे नहीं नया प्लांट उगा सकते तुम। ठीक है, तो इसलिए उसके डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए अगर कोई मुझे बोले भाई इसको कुछ ऐसा करो कि डॉर्मेंसी टूट जाए, तो मैं क्या करूँगा? उसी बीज में इंजेक्शन किसका लगा दूंगा? गिबरलिन का। गिबरलिन की स्पेलिंग लिखो GIBBERLIN। तो गिबरलिन यूज करते हैं बेटा। ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? यूज वहाँ फंक्शन, बाकी तो सब कॉमन से दिख रहे होंगे, इसलिए कंफ्यूजन होती है बेटा, है ना? ऑक्सिन में भी दिख रहा था इट प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, गिबरलिन में भी दिख रहा है इट प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, लेकिन वो पूछेंगे ही नहीं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, वो सिर्फ ये पूछेंगे, एक तो ये पूछ लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ होती है जो डॉर्मेंसी इन सीड्स को तोड़ने के काम में आती है, उसका आंसर याद रखना गिबरलिन, ऑक्सिन मत लिख के आना। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो माइंड में रखोगे बेटा,
अब थर्ड हम बात करते हैं साइटोकिनिन के बारे में। और फ्रूट के ग्रोथ के बारे में अगर आ गया क्वेश्चन तब क्या डाल दोगे, ऑक्सिन लिख देना। थर्ड बेटा साइटोकिनेंस। साइटोकिनेंस मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया इसका मतलब क्या चीज डिवाइड हो गया बेटा, सेल डिवाइड हो गया। तो सेल डिवीजन को ही कहा जाता है। मेनली ये प्रमोट करता है साइटोकिनिन हार्मोन, सेल को डिवाइड होने में हेल्प करता है जल्दी जल्दी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि वो कौन सा प्लांट हार्मोन होता है जो एजिंग ऑफ लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी जरूर लिख लोगे बेटा। एजिंग ऑफ लीव्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, साइटोकिनिन। दूसरा एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बेटा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, तो इसलिए थोड़ा अच्छी तरह ध्यान से याद करना है। तो अगर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए अगर किसी ने बोला कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो साइटोकिनिन। खोलना है तो साइटोकिनिन। और फ्रूट ग्रोथ में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी में दिख गया होगा फ्रूट ग्रोथ, ऑक्सिन में भी, गिबरेलिन में भी और साइटोकिनिन में भी, तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम ऑक्सिन लेके चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पूछते हैं, विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स बेटा जहां एजिंग लिखा है वहीं ब्रैकेट में कहीं लिख लो विल्टिंग, WILTING, दोनों का सेम मतलब होता है, एजिंग ऑफ लीव्स या विल्टिंग ऑफ लीव्स। या थर्ड इसका क्या मतलब होता है, लीव्स का जल्दी जल्दी सूखा होके गिर जाना। एजिंग मतलब जल्दी जल्दी से पक के गिर के टूट के, उसमें बोलते हैं एजिंग होना। तो विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए अगर कोई बोले कौन रिस्पॉन्सिबल है तो क्या बताओगे, साइटोकिनिन। ठीक है। कोई बोले ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकिनिन। वेरी गुड। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे एब्सेसिक एसिड्स। तो प्लांट के ग्रोथ को रोकने वाला अगर कोई हार्मोन पूछ रहा है, मतलब इनहिबिट करने वाला, तो आंसर क्या होगा, एब्सेसिक एसिड होगा। ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये लाइन जरूर लिख लेना, और किस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग मत लिखना, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा लिखना, और क्लोजिंग को अंडरलाइन कर लेना। ओपनिंग अगर पूछ रहे हैं तो साइटोकिनिन, और क्लोजिंग के लिए अगर पूछ रहे हैं तो एब्सेसिक एसिड। दोनों में डिफरेंशिएट पता लग गया बेटा, याद रहेगा। ओपनिंग वाला साइटोकिनिन, क्लोजिंग वाला एब्सेसिक एसिड। अच्छा एक और लाइन बेटा, एब्सेसिक एसिड, सॉरी विल्टिंग वहां जहां लिखवाया था वो काट दो। विल्टिंग ऑफ लीव्स अगर, ये फॉलिंग ऑफ लीव्स अगर किसी ने बोला तो उसका आंसर भी यही होगा, एब्सेसिक एसिड। विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स अगर किसी ने बोला तो भी क्या लिखोगे, एब्सेसिक एसिड। ऊपर जहां वो लाइन था उसको काट देना होगा, वहां पे लिखो ही नहीं, लीव्स वाली लाइन ही मत लिखना हुआ। ये था ना एजिंग, हाँ ये कर सकते हो बेटा, ये पूरी लाइन सही से यही रहने दो, डिले कर देता है एजिंग ऑफ लीव्स। उल्टा हो गया बेटा ये उसका मतलब। डिले मतलब क्या होता है, देरी कर देता है, मतलब जल्दी टूटने नहीं देता। ठीक है। स्टेटमेंट पूरा लिखना बेटा, वो शॉर्ट में मत लिखना। साइटोकिनिन वाले में इट डिलेज द एजिंग ऑफ लीव्स। डिले का मतलब पता है तो गुड है, जिसको नहीं पता वहीं पे ब्रैकेट में हिंदी में लिख लेना। डिले मतलब होता है देरी करना। ठीक है। देरी करना मतलब जल्दी नहीं करेगा, उल्टा हो गया। तो डिले एजिंग पूछ रहा है तो साइटोकिनिन, लेकिन अगर विल्टिंग ऑफ लीव्स पूछ रहा है तो एब्सेसिक एसिड। अगर जो मैंने अभी बोला है वो क्वेश्चन याद है तो इसका मतलब बोर्ड का 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट। ये भी बोर्ड एग्जाम्स में आता है। पिछले 4 साल पहले कौन सा क्वेश्चन आया था बता देता हूँ, जियोट्रॉपिज्म आया है ना, कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, और एक आया था जियोट्रॉपिज्म, एक आया था हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्रोथ, टॉपिक डाल दो बेटा, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन प्लांट्स। तो वो मूवमेंट बेटा, कोई पूछेगा व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, द मूवमेंट विच आर ग्रोथ रिलेटेड। तो जो ग्रोथ रिलेटेड होगा मूवमेंट उसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाएगा।
तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, तो हम क्या बोलेंगे? द मूवमेंट्स विच आर ग्रोथ रिलेटेड इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट बेटा। ओके, तो ये मूवमेंट जो है वो किसके रिस्पॉन्स में होता है? एनवायरमेंटल जो स्टिमुलाई या फिर डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स क्या है उस पर बेस्ड होता है, किस डायरेक्शन से रिस्पॉन्स मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सूरजमुखी में जिस साइड सनलाइट होगा तो उसके टिश्यू में उसी साइड में, देखो कैसे, ये देखो डंडा है बेटा, अगर सूरज इधर है तो इस साइड में टिश्यूज ग्रोथ होगा, ग्रोथ होते रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? भारी। ये भारी हो जाएगा तो इस साइड झुक जाता है। सनलाइट ऊपर है तो यहाँ सेल में डिवीजन शुरू होता है, तो इधर भारी होते जाता है तो वो सीधा आ जाता है, बैलेंस हो गया। अब फिर जब इवनिंग में सनलाइट इधर है, इधर में टिश्यूज़ का ग्रोथ ज़्यादा होता है तो ज़्यादा भार इधर हो जाता है तो प्लांट इधर झुक जाता है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि ग्रोथ किस साइड में हो रहा है उस प्लांट का, तो डायरेक्शन भी वही रहती है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करने वाले हैं बेटा टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। कितने टाइप के ट्रॉपिज्म होते हैं? तो देयर आर फाइव कॉमन स्टिमुलाई एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले है बेटा फोटोट्रॉपिज्म, नाम से ही पता लग रहा है ये किस पे डिपेंडेंट होगा बेटा? फोटो आ गया, फोटॉन्स मतलब लाइट डिपेंडेंट। जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब क्या आ गया? अर्थ, ज्योग्राफी मतलब ग्रेविटी डिपेंडेंट। कीमोट्रॉपिज्म, कीमो से क्या पता लगा? केमिकल। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो से क्या पता लगा? वाटर। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो जहां आ गया मतलब टी से थिग्मो, टी से टच, जैसे सिस्मोपोडिका में होता था है ना, टच मी नॉट प्लांट में। उसके बाद बेटा फोटोट्रॉपिज्म, देखो होता क्या है फोटोट्रॉपिज्म में, सबसे इंपॉर्टेंट फोटोट्रॉपिज्म में बेटा प्लांट मूव करता है किस डायरेक्शन में? इट विल मूव टुवर्ड्स द लाइट, लाइट के डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल स्टेम जो है वो शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट पार्ट जो है वो लाइट से दूसरी डायरेक्शन में बेटा मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इसका मतलब समझ में आया? देखो ध्यान से, प्लांट है, अगर लाइट इस तरफ है, अगर इस तरफ ग्रोथ हो रहा है टिश्यू का, इस तरफ अगर झुक रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन अगर लाइट इधर से है और जिस डायरेक्शन में लाइट पड़ रहा है यहाँ पे टिश्यू का ग्रोथ नहीं हुआ, यहाँ पे ग्रोथ हो गया, तो उसी को क्या बोल देते हैं? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं बेटा रूट्स। तो रूट्स ऑफ द जो प्लांट होते हैं वो क्या शो करते हैं? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। क्यों? प्लांट बेटा रूट्स जो है वो मिट्टी के अंदर है, सनलाइट वहां तक पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता, फिर भी उसमें ग्रोथ तो होती है, तो इसलिए फिर बोलते हैं वो पोर्शन कैसा क्या शो कर रहा है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। तो रूट शो करेगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म और स्टेम शो करेगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। राइट, अब हम आ जाते हैं बेटा जियोट्रॉपिज्म में। जियो मतलब क्या था बेटा? मूवमेंट ऑफ प्लांट का वो पार्ट किसके रिस्पॉन्स में? ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में। ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है हमें भी, इसलिए हम धरती से चिपके रहते हैं, वरना हवा में उड़ते जैसे स्पेस में उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कितनी होती है स्पेस में? 0। अच्छा, उसके बाद बेटा जियोट्रॉपिज्म में मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट किसके रिस्पॉन्स में? इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। वन लाइन में डेफिनेशन याद रखना है, इतना ही याद रखना है तुम्हें, उसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। और फिर से वही चीज़ है बेटा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ में आ ही गया होगा। अगर अर्थ अपनी डायरेक्शन में खींच रहा है तो पॉजिटिव, और उसके अपोजिट में कोई जा रहा है तो यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई जा रहा है, प्लांट के ऊपर ग्रोथ हो रहा है तो नेगेटिव। अब बात करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो आ गया मतलब क्या आ गया? वाटर आ गया बेटा। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट वाटर के रिस्पॉन्स में उसको बोला जाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट का पार्ट मूव कर रहा है वाटर की तरफ तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और अगर एग्जाम्पल कौन सा है याद रखना है बेटा, रूट्स ऑफ द प्लांट्स।
और अगर प्लांट का पार्ट वाटर के अगेंस्ट जा रहा है तो अब क्या बोलेंगे, नेगेटिव हेटेरोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल कौन सा होता है वो याद रखना है, स्टेम ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लोटस प्लांट। लोटस प्लांट के अगर रूट देखोगे कहाँ होते हैं, पानी के अंदर, मतलब वो क्या हो गया, पॉजिटिव हेटेरोट्रॉपिज्म। और जो लीव्स या जो पंखुड़ियाँ होती हैं लोटस प्लांट का, वो किस तरफ होता है, पानी के अंदर नहीं होता, पानी से बाहर की तरफ होता है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो वो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव हेटेरोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं बेटा थिग्मोट्रॉपिज्म। तो थिग्मोट्रॉपिज्म में द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट, द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टच करने के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। तो मान लो क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ द प्लांट है, जैसे कि टेंट्रल देखा होगा मटर का प्लांट, या मनी प्लांट भी देखा होगा घर में कईयों के, धागे में बांधोगे तो ऊपर 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 चढ़ते जाता है ना, टेंट्रल सपोर्ट से। एंड जब हवा बहती है तो जिस डायरेक्शन में व्यू जाएगा उस डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसको कहेंगे पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है बेटा कीमोट्रॉपिज्म। नाम से पता लग गया होगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट का पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस, उसको क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब का टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो हमें पता है ना फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पोलन ट्यूब में ऊपर क्या होता है बेटा, मेल पार्ट एंथर, और जो वो फीमेल पार्ट यानी ओवरीज में उसमें स्टिग्मा में जब गिरता है तो पॉलिनेशन करता है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन करना, है ना। अगर एक ही पेड़ में दो पौधे हैं, मतलब दो फूल है, तो बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर अलग अलग गुलाब के पौधे हैं और चाहे बर्ड्स, चाहे हवा, चाहे इंसेक्ट्स, अगर वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं पोलन्स को, एंथर को या पोलन्स को स्टिग्मा पे दूसरे फ्लावर में, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू कोई केमिकल स्टिमुलस होगा, उसको क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म। तो उसमें एग्जांपल कौन सा दोगे, ये वाला पोलन ट्यूब वाला। कि पोलन ट्यूब जो होता है बेटा, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है फ्लावर में, वो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, किसका, कीमोट्रॉपिज्म का। उसके बाद बात करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट नास्टीज। अच्छा वर्ड है ना, इसी को बोला जाता है नास्टिक मूवमेंट, ठीक है, नास्टिक मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ अगर प्लांट पार्ट होगा बेटा, अगर कब होगा, जब बाहर से कुछ एक्सटर्नल हलचल होगी या स्टिमुलाई दिया जाएगा, और किस डायरेक्शन में होगा, जिसमें डायरेक्शन में वो रिस्पांस दिया हुआ है उसको हम डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस से नहीं पता लगा पाते। जैसे टच में नॉट प्लांट है, कहीं से भी टच करो, ऊपर से टच करो, नीचे से टच करो, साइड से टच करो, लेकिन अगर वो पत्ता है तो अपने आप अंदर की तरफ हो जाता है, तो हम पता नहीं लगा पाते कि किस डायरेक्शन से उसको टच किया हुआ है। जब ऐसा मूवमेंट होता है, नॉटी मूवमेंट हो गया ना, तो उसी को बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। तो नास्टिक मूवमेंट हो गया जिसमें हमें नहीं पता लगता कि किस डायरेक्शन से स्टिमुलाई दिया गया, उसके रिस्पॉन्स को देखकर। आई बात समझ में बेटा, ठीक है। अब बेटा कुछ एग्जाम्पल नास्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट का, सबसे इंपॉर्टेंट है फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट। इतना खतरनाक इंग्लिश लिखा हुआ है बेटा, सेंसिटिव प्लांट मतलब समझ में आ ही गया होगा किस प्लांट के बारे में बात हो रही है, टच मी नॉट प्लांट के बारे में बात हो रही है, सिस्मोपोडिका या छुई। दूसरा है क्लोजिंग ऑफ द पेटल, ये मैंने भी नहीं देखा बेटा, तुमने शायद देखा हो। मून फ्लावर, एक फ्लावर होता है उसका नाम है मून फ्लावर। तो इसके भी जो पेटल्स होते हैं बेटा मॉर्निंग में क्लोज हो जाते हैं, सुबह होता है तो क्लोज हो जाता है ब्राइट लाइट में, और रात होता है तो खुल जाता है बेटा। तो ये भी कैसा मूवमेंट हो गया, एक तरह से नास्टिक मूवमेंट हो गया। दो टाइप के नास्टिक मूवमेंट होते हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, एक होता है बेटा थिग्मोनास्टिक मूवमेंट और दूसरा होता है फोटोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब समझ में आ ही गया होगा, दोनों को हम ऊपर एक बार हमने डिस्कस किया है, दोनों याद रखना है। थिग्मो आ गया मतलब टच, और फोटो आ गया मतलब लाइट। थिग्मोनास्टी मतलब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ना, थिग्मो टच वाला नॉन डायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू अ टच।
उसको बोलते हैं थिग्मोनास्टी दूसरे लैंग्वेज में। और हम क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हो नास्टिक मूवमेंट का कौन सा, टच मी नॉट प्लांट वाला, ठीक है। उसके बाद फोटोनास्टी में बेटा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है प्लांट का और डायरेक्शनल भी होता है, तो हम दोनों एग्जाम्पल देके उसको एलाबरेट कर सकते हैं। फोटोनास्टी में अगर फोटोनास्टी बोल रहा है, नास्टी आ गया वाला बदमाशी वाला, और अगर बदमाशी वाला आ गया है तो सही काम तो वो करता नहीं होगा, तो इसका मतलब फोटो भी है और नास्टी भी है। मतलब सनलाइट जहाँ से उसको मिल रहा है उस डायरेक्शन में ग्रोथ नहीं होती, उसके अलावा बॉडी में कहीं और ग्रोथ होती है, या स्टिमुलस या रिस्पॉन्स दिखता है, तो ऐसे मूवमेंट को बोलेंगे हम फोटोनास्टी। एग्जाम्पल कौन सा दे सकते हैं बेटा, रूट भी दे सकते हैं, ये मून फ्लावर भी दे सकते हैं। मून फ्लावर भी दिन में होता है तो बंद रहता है फूल, रात होता है तो खुल जाता है, ठीक है। अब 1 मिनट का ब्रेक लेंगे बेटा, उसके बाद हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में बात करना, ठीक है। एनिमल्स प्लांट्स के बारे में इतना ही आएगा इस चैप्टर में। अब शुरू करने वाले हैं हम बेटा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल में कैसे कोऑर्डिनेट होता है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हायर एनिमल्स में, हम हायर एनिमल्स है बेटा, वर्टिब्रेट्स है, ये हमारे नर्वस सिस्टम इससे अटैच होता है। नर्वस सिस्टम पता है ना कहाँ मिलता है बेटा, ब्रेन, एक सिस्टम जिसमें बहुत सारे नर्व सेल्स होंगे। बहुत सारे का क्या मतलब है, लाखों करोड़ों, अनकाउंटेड, ठीक है। तो एक सिस्टम बेटा इसमें नर्व सेल्स होंगे एज वेल एज वर्टिब्रेट जो है, इसमें हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं। तो हम वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आसपास के एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं। इसमें हमारी सबसे ज़्यादा कौन हेल्प करता है, हमारे बॉडी पे सेंसरी नर्व्स जो सेंस करते हैं उस चीज़ को, कि कोई भी चीज़ गर्म है, ठंडा है, तीखा है, कांटा लगेगा, ये सारी चीज़ों के लिए हमारी बॉडी पे बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। कौन से रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी नर्व्स या सेंसरी रिसेप्टर। तो हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। फिर रिसेप्टर जो है बेटा वो सेंस ऑर्गन्स हमारे एनिमल्स में प्रेजेंट है, और रिसेप्टर्स बहुत सारे टाइप्स के प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। पहला टाइप देखो कौन सा है, फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर मतलब ये प्रेजेंट होता है हमारे कान के अंदर। इसका काम क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, फोनो मतलब हियरिंग का काम होगा। तो मेन फीचर्स है इसका हियरिंग, और बॉडी के बैलेंस भी मेंटेन करता है फोनो रिसेप्टर। दूसरा है फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब क्या हो गया, लाइट। तो ये किससे रिलेटेड होगा बेटा, हमारी आइज़ में प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई पूछे कौन सा रिसेप्टर हमारी आइज़ में प्रेजेंट है, फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ठीक है। फोटो फंक्शन क्या होता है बेटा, ये विजुअल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमें कोई भी चीज़ दिख रही है, कितनी दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है, कम दिख रही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है थर्मो रिसेप्टर, नाम से ही पता लग रहा है, थर्म मतलब हीट, थर्म मतलब हीट होता है बेटा। तो ये प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में। इसका काम क्या होता है, ये रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है पेन के लिए, टच के लिए, और हीट स्टिमुलस है। हमें जो भी गर्मी लगती है, क्योंकि हमारे स्किन में ये थर्मो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट है। ऑल्फैक्टरी रिस्पॉन्सेस, तो ऑल्फैक्टरी का क्या मतलब होता है बेटा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, नोज में प्रेजेंट होगा। इसका काम क्या होगा, स्मेल रिसीव करना। गस्टेटरी रिसेप्टर, ये बड़ा गस्टेटरी जहाँ आ गया मतलब टेस्ट से रिलेटेड है। तो टेस्ट आ गया मतलब टंग। तो अगर कोई पूछता है टंग पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, क्या बोलोगे, गस्टेटरी रिसेप्टर। इसका काम है टेस्ट का डिटेक्शन में हेल्प करता है बेटा ये। उसके बाद इफेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इफेक्टर में क्या होता है, इफेक्टर में बॉडी का वो पार्ट जो कि रिस्पॉन्ड करेगा जब उसको स्टिमुलस दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो सिग्नल देगा उसको कहते हैं इफेक्टर ऑर्गन। अगर ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो मैं नॉर्मली तुम्हें समझाता हूँ कि इफेक्टर ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जो अफेक्टेड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कुकर, अगर तुम टांग से टच करोगे बेटा लेग से, तो गर्मी कहाँ लगेगी, पैर में लगेगी। तो इफेक्टर ऑर्गन कौन सा हो गया, लेग हो गया। अगर मैं लेफ्ट हैंड से टच कर रहा हूँ कुकर, तो गर्मी बॉडी में पूरी कहाँ लगेगी, लेफ्ट हैंड में।
तो मेरा लेफ्ट हैंड क्या हो गया, इफेक्टेड ऑर्गन हो गया। समझ में आया बेटा बात? इफेक्टेड ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जो इफेक्टेड होगा जब उसको स्टिमुलस दिया जाएगा, चाहे तो कांटा चुभाया जाएगा या हॉट कुकर या आग या समथिंग लाइक दैट, या बर्फ। सिर्फ गर्म थोड़ी ना लग सकता है हाथ को, ठंडा भी लग सकता है। कांटा चुभाओगे तो कांटा वाला भी, उइमा वाला भी लग सकता है कि नहीं। अब बात करते हैं बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो याद रखो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम है बेटा कोऑर्डिनेशन के एक्टिविटीज़ का ह्यूमंस में। पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम तो सबसे इजी है, बचपन में भी तुमने इंपॉर्टेंट एक डायग्राम किया था, याद है किसका? न्यूरॉन्स का। इस बार फिर से न्यूरॉन्स का याद रखना है। उसके बाद ह्यूमन बींग्स में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बेटा दोनों आपस में साथ साथ काम करते हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सके और उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके। ठीक है, जैसे फिजिकल एक्शन हो या हमारा सोचने का तरीका हो या हमारा इमोशनल बिहेवियर हो, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। क्योंकि हमारी बॉडी में एक केमिकल चीज़ रिलीज जो होती है, उस केमिकल चीज़ को कहते क्या है? हार्मोन्स। अगर कोई पूछे व्हाट आर हार्मोन्स, तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है हमारी बॉडी में, उसको क्या कहा जाता है? हार्मोन्स। अब हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। सबसे पहले तो फंक्शन जो है बड़ा नर्वस सिस्टम का, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में बड़ा फंक्शन जो है नर्वस सिस्टम का, वो कोऑर्डिनेट करेगा, हमारी बॉडी को पूरे कंट्रोल करेगा। नर्वस सिस्टम जो है वो हम बोल सकते हैं कौन है? हमारे बॉडी का मैनेजर है बेटा। पूरी बॉडी को मैनेज कौन करता है? ये नर्वस सिस्टम ही करता है। तो नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है हम जो भी सोचते हैं, लाइक करते हैं, हमें कोई पीटे, हमें गर्मी लगे, हम सांस ले, हम खाना खाएं, हर चीज़ जो ऑपरेट करता है वो कौन करता है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है वो थिंग्स कोऑर्डिनेट करता है बेटा, और वो चीज़ें भी कंट्रोल करता है जो हम ना सोचें, और उन एक्शंस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेटा इंफॉर्मेशन जो रिसीव करता है आसपास के सराउंडिंग से, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर पता लगाता है, इंटरप्रेट करता है, उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे ही अगर हम फूड को माउथ में डालें तो इमीडिएटली हमारे मुंह से सलाइवा यानी थूक निकलना शुरू हो जाता है। वो क्यों निकलता है? ताकि उसके अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को बोला जाता है सलाइवरी एमाइलेज। वो फूड के साथ मिक्स हो जाए और फूड को डाइजेशन में हेल्प करे। तो हमारी पूरी बॉडी में सबसे पहले फूड का डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाता है? बकल कैविटी या फिर माउथ में शुरू हो जाता है बेटा। ठीक है। अब बात करते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दोनों के बारे में। नर्वस सिस्टम सबसे पहले द बेसिक यूनिट हमारे नर्वस सिस्टम का किसको कौन कहलाता है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। और एक ही न्यूरॉन नहीं होता हमारे ब्रेन में, ब्रेन सेल्स बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों अरबों। उसमें से एक निकाल के हम उसका डायग्राम बना लेते हैं उस चीज़ को समझने के लिए। पहले छोटे थे तो कम लेबल करना पड़ता था, अब 10th में आ गए हो उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा लेबल करना पड़ेगा। सीनियर क्लासेस में जब जाओगे तो बहुत ज़्यादा लेबलिंग आ जाता है। माइलिन शीथ आ जाता है, उसके बाद एक्सॉन आ जाता है, डेंड्राइट तो अभी ही आ जाएगा, सेल बॉडी अभी आ जाएगा, न्यूक्लियस अभी आ जाएगा, एक्सॉन अभी आ जाएगा। ठीक है। तो न्यूरॉन जो है बेटा वो लार्जेस्ट सेल है। ठीक है। तो न्यूरॉन हमारा लार्जेस्ट सेल है। हमारी पूरी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है बेटा? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स कैरी करता है मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को या नर्व इम्पल्स पहुंचाता है जहां पहुंचाना है। तो न्यूरॉन का डायग्राम ध्यान से देखो, ये आ जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बीच में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। आसपास क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ये वाला क्या है? सेल बॉडी। उसके बाद ये धागे जैसे जो दिख रहे हैं ये क्या चीज़ है? डेंड्राइट्स। यहाँ पे क्या दिखेगा? दोनों के बीच में एक जो ये जंक्शन दिख रहा है एक्सॉन। कोने में जो है ये नर्व एंडिंग्स,
और ये इसके ऊपर एक पतली सी लेयर है जो दिख नहीं रही है, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ या शीथ फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। इसकी प्रोटेक्शन के लिए वो लेयर्स एक होती है इसके ऊपर, उसको कहते हैं शीथ। जब बड़े हो जाओगे तो क्या पढ़ोगे? माइलिन शीथ, क्योंकि उसका नाम माइलिन ने दिया था तो शीथ का नाम दे दिया माइलिन शीथ। अच्छा, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा, ध्यान से देखो कौन कौन सा दिख रहा है कोने में यहाँ? सेल बॉडी, और क्या दिख रहा है? डेंड्राइट्स, धागे धागे जैसे डेंड्राइट्स, और तीसरा यहाँ पे ये वाला पोर्शन एक्सॉन। इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा सेल बॉडी जो न्यूरॉन का है, वो टिपिकल एनिमल सेल जिसमें साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, और नंबर ऑफ लॉन्ग और थिन फाइबर्स जो स्ट्रेच आउट होता है सेल बॉडी से न्यूरॉन का, इसको क्या बोला जाता है? नर्व फाइबर भी कहा जाता है। उसके बाद बेटा शॉर्टर फाइबर जो होता है बॉडी में न्यूरॉन के, जो छोटे छोटे से धागे थे, उसको क्या बोल देते हैं? डेंड्राइट्स बोल देते हैं। और जो लॉन्गेस्ट फाइबर था सेल बॉडी में न्यूरॉन का, उसको क्या बोल देते हैं? एक्सॉन बोल देते हैं। और एक्सॉन के ऊपर एक इंसुलेटिंग और प्रोटेक्टिंग शीथ या कवर भी होता है, उसको क्या बोल देते हैं? ये मैं तुम्हें बता चुका, माइलिन। इस शीथ का नाम क्या हो जाता है? माइलिन शीथ। मतलब माइलिन ने बताया था उस कवर का नाम, तो अपने नाम पे उसने नाम रख दिया माइलिन शीथ, ठीक है। स्पेलिंग याद रखना है MYELIN। अब अगर हम बात करें बेटा क्या क्या काम होता है न्यूरॉन्स का, तो डेंड्राइट्स बेटा पिक करता है नर्व इम्पल्स रिसेप्टर से, उसके बाद ये इम्पल्स सेल बॉडी के पास जाता है, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ, और फिर एक्सॉन से इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन की तरफ चले जाता है। तो मैंने बताया था अगर एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट आपस में चिपके भी रहेंगे क्योंकि सब एक जगह एक्यूमुलेटेड है, इकट्ठे हैं, तो उस पॉइंट को बोलेंगे साइनैप्स। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज साइनैप्स या व्हाट इज साइनैप्स जॉइंट या व्हाट इज साइनैप्स जंक्शन, किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। व्हाट इज साइनैप्स, व्हाट इज साइनैप्स जंक्शन या व्हाट इज साइनैप्स जॉइंट, ठीक है। उसके बाद देन ट्रांसफर होता है बेटा थर्ड न्यूरॉन को, इसी तरह से वो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को, तीसरा न्यूरॉन चौथे न्यूरॉन को मैसेज पास ऑन करते रहते हैं, ठीक है। और फिर होता क्या है बेटा, ये एक तरह से रिले रेस लग जाता है ना न्यूरॉन्स के बीच में, एक मैसेज पास कर रहा है दूसरे न्यूरॉन को, दूसरा वाला तीसरे न्यूरॉन को, तीसरा वाला चौथे न्यूरॉन को। तो उसके बाद ध्यान दो माइक्रोस्कोपिक जो गैप होता है बिटवीन द पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, मैंने क्या कहा था, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जब नर्व इम्पल्स पास करेगा, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब मैसेज पास होगा तो बीच में जो थोड़ा सा जंक्शन बच जाता है एक के एक्सॉन में और दूसरों के डेंड्राइट में, उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? साइनैप्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं बेटा ऑर्गन्स हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है और तीसरा नर्व्स है। ध्यान से देखो, ब्रेन जो है वो स्कल खोपड़ी के अंदर होता है ना, ये भी 1 मार्क्स से एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ये ब्रेन है बेटा, इसके ऊपर क्या है? स्कल है। ये स्कल और ब्रेन दोनों को शॉक ना लगे, इसके बीच में यहाँ पे एक लिक्विड भरा रहता है बेटा, उस लिक्विड का नाम पूछ लेते हैं, कहीं लिख लेना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं उसे, CSF मतलब सेरिब्रो, CEREBRO, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट, लिख लेना, इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्कल एंड ब्रेन, it is present between skull and brain, which protect it from shock, और स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा होगा बेटा सभी को यहाँ पे, है ना। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही मोटा होता है, नर्व जो कि रन करता है कैविटी ऑफ बैकबोन हमारी बॉडी में। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, सेंस ऑर्गन्स और दूसरे पार्ट, इसमें मिलियंस ऑफ नर्व्स होते हैं बेटा, मिलियंस ऑफ नर्व्स,
तो देयर आर मेनली दो टाइप के नर्व्स होते हैं। एक कौन से नर्व्स होते हैं? क्रेनियल नर्व्स, नाम से ही पता लग रहा है ये नर्व्स कहाँ पे अटैच होगा हमारी बॉडी के अंदर, क्रेनियल वाले पार्ट में। और दूसरा कौन सा है? स्पाइनल नर्व्स, ये स्पाइनल कॉर्ड में सारा अटैच होगा, कुछ खोपड़ी में और कुछ नीचे पीठ की तरफ, ठीक है। उसके बाद क्रेनियल नर्व बेटा कनेक्ट करता है सभी पार्ट्स हमारे हेड में डायरेक्टली टू द ब्रेन, और स्पाइनल नर्व जो है वो कनेक्ट करता है हमारी बॉडी के रिमेनिंग पोर्शन में, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड सबसे मेन चीज़ है बेटा। इससे हमारा लंग्स, हार्ट, सारी चीज़ें जो है, सारी नसें, पूरे बॉडी में जितने ऑर्गन्स है सारी नसें कहाँ मिलेंगी? स्पाइनल कॉर्ड पे मिलेंगी, ठीक है। तो नर्व जो कि कैरी करता है मैसेज फ्रॉम द बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से अगर कोई सिग्नल ले जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक, वो उसको क्या कहा जाता है बेटा? सेंसरी नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो नर्व्स होता है उसको क्या बोलते हैं? मोटर नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स बॉडी से सिग्नल किसको दिया? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पे कौन था? मोटर नर्व्स। फिर मोटर नर्व्स ने बोला भाई गरम कुकर है, हाथ हटा लो। फिर वो आया वापस सिग्नल, मैसेज दिया किसको? सेंसरी नर्व को, कि भाई ऑर्डर आ गए हैं मोटर नर्व्स के कि हाथ हटाना है। तो फिर हम हाथ हटा लेते हैं। तो ये कहानी जो मैंने बहुत धीरे धीरे बोली, ये हमारी बॉडी में इसके लिए कितना टाइम लगता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगता है, ठीक है। जैसे गर्म लगता है वैसे ही हटा लेते हैं ना। तो सोचो कितना फास्ट मैसेज पास करता होगा ये सेंसरी नर्व, कितना जल्दी से वो मोटर नर्व्स तक पहुंच जाता होगा, और कितना जल्दी मोटर नर्व सेंसरी नर्व्स को बोलता होगा कि हाथ हटा लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा पार्ट्स। सबसे पहले नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। हम एक वर्टिब्रेट है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो वर्टिब्रेट में एक डिस्टिंक्ट नर्वस सिस्टम होता है बेटा, और जो डिवाइड होता है दो मेन पार्ट्स में। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है साइड साइड वाला, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल एक बीच वाला नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ाई होती है। और एक है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें सभी नर्व्स जो हैं वो बॉडी लाइक क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स के बारे में पढ़ाई होती है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा वो फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में। अगर कोई बोले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, एक होता है इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री मतलब समझ में आ रहा है बेटा? अपनी इच्छा से। तो जो नर्वस सिस्टम हम अपने इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, और जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता उसको बोला जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या फिर बोला जाता है इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, इनवॉलेंट्री। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है, आता ही आता है कि स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम जो होता है उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि मैंने कुकर से हाथ हटाने वाला एग्जाम्पल बताया, इसमें ब्रेन का कोई काम ही नहीं था, स्पाइनल कॉर्ड ने काम संभाल लिया। मतलब सेंसरी नर्व ने सिग्नल कहाँ तक पहुँचाया? मोटर नर्व्स, और वो कहाँ था? ब्रेन में नहीं था मेरे, स्पाइनल कॉर्ड में था। और स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स ने ही मैसेज पहुंचा दिया कि भाई हटा लो हाथ। तो वो एक्शन कैसा हो गया मेरा? रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, छोटा सा एक्शन, ठीक है, जो कि हम परफॉर्म करते हैं ऑटोमेटिक, तो ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो कई ऐसे एक्टिविटीज़ होता है जिसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन हमको साइन नहीं देता, हम कर लेते हैं उसको जल्दी से। तो क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल ये बता दिया बेटा, एक हॉट प्लेट है, उसको टच करेगा तो तुरंत जो हाथ हटा देते हैं, तो उसमें ब्रेन ने हेल्प नहीं किया, उस एक्शन को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। और पाथवे जब इस इम्पल्स का ट्रैवल करता है इस रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, मतलब कौन सा मैंने तुम्हें आर्क बताया? सेंसरी नर्व्स, ये आर्क गया, सिग्नल गया, कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड के मोटर नर्व्स, फिर वहाँ से सिग्नल आया, कहाँ से? मोटर नर्व से, कहाँ तक आया? सेंसरी नर्व्स। ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना, इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। इसी आर्क को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स आर्क भी कहा जाता है बेटा, ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। तो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में हमें हेल्प करेगा वॉलेंट्री एक्शन के लिए, मतलब जिसमें हमारा कंट्रोल हो। अगर मैं बोलूँगा अपना हाथ उठाओ, उठा लोगे? क्योंकि वो मैं अपनी इच्छा से उठा सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूँगा हार्ट के मसल्स को धड़क, मैं बोलूँगा रुक, क्या रुक जाएगा?
तो वैसे एक्शंस को क्या बोला जाता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। अभी जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो मैंने तुमको नहीं कहा कि आंखों की जो पुतलियाँ हैं या जो पलकें हैं उसको ऐसे ऐसे करो, बोला मैंने तुमसे, फिर भी तुम कर रहे हो। क्यों? तुम्हारा भी कंट्रोल नहीं है उस पर, वो अपने आप हो रहे हैं। तो वैसे एक्शंस को क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री एक्शन। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बेटा। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब है सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। सेल्फ गवर्निंग मतलब क्या है? वो पार्ट हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो कि कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स का काम, जो कि काम ऑटोमेटिकली होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बताया मैंने, हार्ट अपना बीट हो रहा है, उसका काम है ऑटोमेटिक यानी इनवॉलेंट्री। स्वेटिंग, पसीना आता है अपने आप। ऑन कर दो बेटा, यही समझाने के लिए बंद किया था। पसीना आएगा तो वो पसीना किसी किसी को आ रहा होगा, जैसे मुझे भी आ रहा है, ध्यान से देखो। तो मैंने तो नहीं बोला पसीना आओ, तो इस एक्शन को क्या बोल दोगे बेटा? इनवॉलेंट्री या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम में आ गया। अब बात करते हैं बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी जितना भी होता है हमारे नर्वस सिस्टम में। तो जॉब क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? कि सारी इन्फॉर्मेशन, रिसेप्टर, हमारी बॉडी में सारे रिसेप्टर लगे हुए हैं, उससे इन्फॉर्मेशन गेन करे, उसको पहुंचाए, ताकि उसका एक्शन क्या करना है फिर पता लग सके। तो ब्रेन का डायग्राम केवी में नहीं आएगा कभी भी, बाकी जिनका भी अलग अलग स्कूल है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आ जाता है बेटा। ये डायग्राम बनाओ ब्रेन का, उसमें फिर तुमको बताना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ब्रेन स्टेम कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, सेरिबेलम कहाँ है, ऑक्सीपिटल लोब कहाँ है, पैराइटल लोब कहाँ है, ठीक है, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स कहाँ है, मोटर कॉर्टेक्स कहाँ है, फ्रंटल लोब कहाँ है, ऑल्फैक्टरी यानी सूंघने वाला बल्ब कहाँ है, टेम्पोरल लोब कहाँ है, ब्रेन स्टेम कहाँ है, ये सब डायग्राम बनाने के लिए आ जाएगा बेटा। हमारा ब्रेन डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन।